हेलो एवरीवन। और आज हम चैप्टर 7 का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 में हमारे पास स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं या हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें एक बीम आती है पार्टिकल्स की, वो किसी चीज़ से टकराती है और फिर कुछ बीम वापस चली जाती है और कुछ बीम ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरीके की हमने प्रॉब्लम्स का जिक्र करना है और ये हमने वन डायमेंशन में करनी है, पर इसको करने के लिए हमें पहले बाउंड स्टेट्स का जिक्र करना पड़ेगा। तो ये हमारा फोकस तो होगा अनबाउंड स्टेट्स पर, मगर मुझे उसके लिए आप लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि बाउंड स्टेट्स क्या होती हैं। बेसिकली ऐसी स्टेट्स जो कि जिसका जब मैं इंटेग्रल लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्क्वायर का, अगर मैं इंटेग्रल लेता हूँ तो वो हमारे पास इंटेग्रल जो है वो लेस देन इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, वो इंटेग्रल जो है वो डाइवर्ज नहीं करता, और हमें पता है अगर इसको हम जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की तरह इंटरप्रेट करते हैं तो इंटेग्रल 1 आ जाता है, जो कि लेस देन इन्फिनिटी। बाउंड स्टेट का मतलब होता है कि हमारा जो पार्टिकल है ना, ये हमारे बाउंड्रीज ये बंद है। ठीक है, ये हमारी बेशक वो बाउंड्रीज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, लेकिन ये उससे बाहर कहीं नहीं हो सकता। ये हम एक नोन जगह बना सकते हैं जहां तक इस पार्टिकल के होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और उससे आगे हमारा पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। जिसके लिए ये होल्ड नहीं करता ना, फॉर अ सिस्टम फॉर विच दिस डज नॉट होल्ड, फॉर अ सिस्टम फॉर विच दिस डज नॉट होल्ड इज कॉल्ड एन अनबाउंड सिस्टम। अनबाउंड सिस्टम की एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, तो इसका आपको ज़्यादा मैथमेटिकली आना ज़रूरी नहीं है, बस आप एक फिजिकली समझना। जैसे आपका फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्टिकल क्या है? इट इज़ एन अनबाउंड सिस्टम। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ई टू दी आई के एक्स। ठीक है, फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन यही होता है ना, और इस वेव फंक्शन को अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्क्वेयर डी एक्स कैलकुलेट करें तो वो साई स्टार साई करेंगे ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स, और ये इंटेग्रल जो होता है क्या करता है? डाइवर्ज कर जाता है। तो ये इन्फिनिटी से छोटा नहीं होता ये इंटेग्रल, ये हम नहीं बता सकते ये इंटेग्रल किस चीज़ के बराबर है, तो ये इंटेग्रल इन्फिनिटी हो जाता है। तो जो फ्री पार्टिकल की स्टेट है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अनबाउंड स्टेट। अनबाउंड स्टेट्स जो है ना, हम किधर यूज करते हैं? हम ज्यादातर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं, क्योंकि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स में ये होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक पोटेंशियल होता है वी, यानी एक दीवार है फर्ज करें, और आगे पास एक बीम आ रही है। इस बीम को, क्योंकि इस बीम में पार्टिकल्स, इस बीम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन मैं इस बीम में एक पार्टिकल का वेव फंक्शन बनाऊं तो उसके हर जगह होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो ये बीम ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आती है, इसमें पार्टिकल्स के हर जगह होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है, इसलिए हम इसके लिए फ्री पार्टिकल यूज करते हैं। यहाँ पर इस बीम को थोड़ा सा पोटेंशियल फील होता है, और फिर उसके आगे बीम जो होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो हम कहते हैं एक इंसिडेंट वेव आती है हमारे पास, वो फिर कुछ पार्टिकल्स टकरा के वापस चले जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव होती है। और कुछ पार्टिकल जो पोटेंशियल होता है उसमें से गुजर जाते हैं, उसको हम ट्रांसमिटेड वेव कहते हैं। और ये हमारे पास बीम्स होती हैं पार्टिकल्स की। इन बीम्स के लिए हम जिस तरीके के इक्वेशन यूज करते हैं वो फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शंस यूज करते हैं, क्योंकि इट मेक सेंस ना कि जो एक बीम है उसमें पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, हर जगह होने की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट है। जब आप उसको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो हम अनबाउंड स्टेट्स यानी फ्री पार्टिकल की जो स्टेट्स हैं, वो बीम्स, जो पार्टिकल बीम्स बनानी होती है ना, उनके लिए हम ये वाली अनबाउंड या फ्री पार्टिकल की स्टेट्स यूज करते हैं। इन पर मैंने काफी डिटेल से बात की है कि जब एक पार्टिकल बस जा रहा हो तो उसके लिए जो स्टेट होती है वो ई टू दी आई की एक्स होती है। ठीक है, तो हम इस तरीके की स्टेट्स यूज करते हैं। और हम अब इस तरीके की स्टेट्स को क्योंकि हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, और हमें ये भी पता है कि साई स्क्वायर जो होती है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, लेकिन अगर हमारे पास एक बीम है साई स्क्वायर, तो एक पार्टिकल के इस बीम में कहीं होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, लेकिन जहां जहां एक पार्टिकल के इस बीम में कहीं होने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होगी, वेर एवर साई स्क्वायर इज ग्रेटर फॉर वन पार्टिकल, दैट मीन्स, क्योंकि बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर द सेम, दैट मीन्स देयर आर मोर पार्टिकल्स इन द प्लेस वेयर psi square is greater, because psi belongs to one particle. Okay, so now let's suppose that a beam is made up of many particles and psi is made up of only one particle, right? Psi is a wave function of one particle according to the Schrodinger equation, but psi gives the probability of the particle being in a beam, being in some place at the beam, where the probability of the particle being in that place is higher, there will be more particles, because all particles are the same. So since all particle wave functions are the same, more particles are where there is a higher probability of one particle being there. ठीक है, जहाँ एक पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, वहीं पर ज्यादा सारे पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि सब पार्टिकल्स का वेव फंक्शन एक जैसा है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि साई स्क्वायर इज नॉट जस्ट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वी कैन इंटरप्रेट इट एज द नंबर डेंसिटी।
and this is an interpretation, is the number density. It is not just the probability density, but it is the number density in some interval. So that's how we interpret psi square when it comes to a beam of particles. When it comes to one particle, we interpret it as probability density. When it comes to a beam of particle, we interpret it as a number density of particles. ठीक है, तो यानी कि लेट सपोज मेरे पास एक वेव फंक्शन है साई इस फॉर्म का 10 टू द पावर 3/2 e टू द आयोटा के एक्स, मेरे पास इस तरीके का एक वेव फंक्शन है। दैट मीन्स के जो नंबर डेंसिटी है देयर आर 10 टू द पावर 3 पार्टिकल्स पर मीटर। सो अगर हम एक नंबर डेंसिटी के पर मीटर में हुई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशन, सो आई विल से दैट देयर इज नंबर ऑफ पार्टिकल बिकॉज साई square is 10 to the power 3, okay, and we are interpreting it as a number density. So if this was not the number density, if we interpret it as a probability density, 10 to the power 3 is a large number. We would say, if we interpret it as a probability density, we would say that there is a huge probability density of the particle. There's a huge probability density of the particle being in some place x. But when we interpret it as a number density, we say that there are 10 to the power 3 particles per meter. So it is up to you how you want to interpret it, as a probability density or as a number density. But I'm just saying, मैं बस ये कह रहा हूँ कि you can think of it as a probability density, as a number density as well as a if you think about it for one particle तो आप कहेंगे कि probability density. If you think about it as a beam of particles, आप कहेंगे कि number density है, क्योंकि जहाँ पे एक particle की probability density high होगी वहाँ बहुत सारे particles होने की, मौजूद होने के chances ज़्यादा होंगे, तो वो उसकी number density के proportional है। तो ये बस कुछ जनरल बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। हमें ना इस तरीके के, आपको एक बीम ऑफ पार्टिकल्स है तो एक करंट वाली फील आ रही है अगर इन पार्टिकल्स पर चार्ज हो तो हमारे पास ना एक नंबर करंट, जैसे हम चार्ज करंट का बनाते हैं ना, चार्ज का करंट होता है, वो कहता है कि कितना चार्ज जो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। उसी तरह ना हम एक चार्ज करंट भी बनाते होते हैं, इसी तरह हम एक नंबर करंट भी बनाते होते हैं। वो जो नंबर करंट होता है वो कहता है कि कितने पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास ना एक कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती है, आप लोगों ने शायद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन देखी हो, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन फिजिक्स। तो लेट मी टॉक अबाउट द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास ये कहती है पार्शियल रो बाय पार्शियल टी इक्वल्स माइनस डेल डॉट जे। ये सारा मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जे जो है ये करंट है, पार्टिकल करंट जे, बट वो वाला करंट नहीं है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। जे इज अ करंट डेंसिटी जो कि ये बताते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो जे की डेफिनेशन जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ये चार्ज नहीं है, हम कहते हैं कि चार्ज फ्लोइंग, अब हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो जे, सो इफ आई वांट टू डिफाइन जे, आई वुड से कि ये एक मेरे पास एरिया है, यूनिट एरिया है, और एक सेकंड में जितने पार्टिकल इस यूनिट एरिया में से गुजर जाते हैं वो हमें बता रहा है कि कितनी कितनी करंट डेंसिटी है। तो दिस इज द करंट डेंसिटी एंड इट इज अ वेक्टर, क्योंकि वो जो वेक्टर होगा वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स हमारे जा रहे होते हैं। रो जो है नंबर डेंसिटी है। तो व्हाई डज दिस इक्वेशन मेक सेंस? ये इक्वेशन जो डेल रो डेल टी है, ये कह रही है कि रो का जो चेंज है, यानी कि जो चेंज इन रो, कि लेट सपोज हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास एक पार्टिकल की डेंसिटी होगी, ठीक है, एक डेंसिटी होगी, यहाँ पर फर्स्ट करें पार्टिकल की डेंसिटी रो है। तो ये कह रही है कि जितना करंट यहाँ से निकल रहा है, डेल डॉट जे डाइवर्जेंस होता है ना, कि जितने पार्टिकल्स वहां से निकल रहे हैं, ये होगा डेल डॉट जे, ठीक है। डेल डॉट जे होगा कि जो करंट है पार्टिकल्स का वो कितना आउटवर्ड है, इसी को डाइवर्जेंस कहते हैं ना। जो आउटवर्ड डाइवर्जेंस है पार्टिकल की, वही चेंज वो डेंसिटी के चेंज से रिलेटेड है ना। क्यों? क्योंकि लेट सपोज करें कि आपके पास एक पार्टिकल बाहर निकला तो डेंसिटी कम हो जाएगी, दूसरा पार्टिकल बाहर निकला तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी, तीसरा पार्टिकल बाहर निकला तो वो करंट बन के बाहर निकलेगा, और अंदर से क्योंकि पार्टिकल्स कम होकर बाहर निकल रहे हैं तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए करंट की जो डाइवर्जेंस है वो डेंसिटी में पर यूनिट टाइम कमी है, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन बता रहा है कि डेंसिटी कम हो रही है। जैसे जैसे डेल डॉट जे बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्शियल रो बाय पार्शियल टी डेंसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम
is decreasing, it is getting more and more negative, more and more particles are actually leaving the system. So this is how you interpret it. अगर आपको पहले ये equations नहीं भी पता थी तो ये क्या करती है, ये नंबर डेंसिटी को रिलेट करती है टू द डाइवर्जेंस ऑफ द जे वेक्टर. सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट इट. बट अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्वांटम मैकेनिकल करंट बनाना चाहता हूँ. अब मुझे पता है क्वांटम मैकेनिक्स में हम रो कहते हैं साई स्क्वायर को. तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन आए जो साई स्क्वायर के टाइम रेट ऑफ चेंज को किसी इसी तरह माइनस डेल डॉट समथिंग से रिलेट करती हो, और यहाँ मेरे पास कोई क्वांटम मैकेनिकल चीज आनी चाहिए. सो आई वांट टू फाइंड जे इन अ क्वांटम मैकेनिकल सेंस. सो आई वांट एन इक्वेशन दैट रिलेट्स साई स्क्वायर, और साई स्क्वायर प्रिसाइजली अगर मैं लिखूं तो वो क्या है, वो है साई स्टार साई, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी कहते हैं. दैट अब क्यों, बिकॉज आई वांट टू फाइंड a current, a probability current in quantum mechanics. So I want an equation that relates psi square, which is the quantum mechanical probability, to something minus del dot something quantum mechanical, so that whatever is here I will call J. So up I want to do some mathematics, I want to do some mathematical juggling to come up with an equation that is similar to this, because this is a classical equation. I want to come up with a continuity equation that is quantum mechanical, so that I can find a current J, which is the number of particles flowing per unit area per unit time in a quantum sense. So how can I do that? So now mathematics to find the current J. So अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि mathematics to find current J. But I now want to find the current J in quantum mechanics. तो how should I start? तो सबसे पहले तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए इसी चीज से कि मैं पार्शियल टी साई स्क्वायर ये चाहता हूँ. ये किस चीज के बराबर है, ये बराबर है जी पार्शियल टी. सो लेट्स सी व्हाट दिस इज इक्वल टू. दिस इज इक्वल टू पार्शियल टी साई स्टार साई. अब मैं इसका अगर डॉट प्रोडक्ट ले लो, सॉरी प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर लगाऊं, तो ये चीज मेरे पास बराबर है साई स्टार पार्शियल साई बाय पार्शियल टी प्लस साई पार्शियल साई स्टार बाय पार्शियल टी. ठीक है, ये चीज इसी के बराबर है. अब क्या है कि पार्शियल बाय पार्शियल टी साई स्क्वायर तो मेरे पास आ गया, लेकिन इस साइड पर मुझे ये चीज नहीं चाहिए, इस साइड पर मुझे डेल डॉट चाहिए. और डेल डॉट अगर वन डायमेंशन में, if I write this equation, if I write the above equation in one dimension, if I write this in one dimension, I have partial by partial t, and del dot j will just become partial by partial x and j. So on the right side I need partial by partial x, I need to convert it into something that is partial, because you know that del operator is partial by partial xi plus partial by partial uh, plus partial by partial yj plus partial by partial zk. And since in one dimension we only have partial by partial x, so this del dot j becomes in one dimension, this just become partial by partial rho by partial t equals minus partial by partial x j. तो क्या यानी कि मुझे इधर टाइम के डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट साइड पे तो जो मुझे चाहिए था वही है, लेकिन राइट साइड पे मुझे टाइम के डेरिवेटिव्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे किस चीज़ के डेरिवेटिव्स चाहिए, पोजीशन के डेरिवेटिव्स चाहिए, या एक पोजीशन के डेरिवेटिव चाहिए जिसके बीच में कोई चीज़ बंद हो. तो उसको मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन से निकालना पड़ेगा. आप लोगों को अगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन याद हो तो हमें अब इसके लिए टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन चाहिए. सो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन. टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमें क्या कहती है, वो ये बात करती है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के पार्शियल आई एच बार पार्शियल साई बाय पार्शियल टी किस चीज के बराबर होता है, हैमिल्टोनियन टाइम्स साई के बराबर होता है. ठीक है, और हैमिल्टोनियन किस चीज के बराबर होता है, हैमिल्टोनियन होता है माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ एक्स साई. राइट, मैंने हैमिल्टोनियन को खोल के लिख दिया, वो होता है पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी होता है पी स्क्वायर की ऑपरेटर वाली फॉर्म पुट कर. अभी तक तो आप लोगों को इसमें इस चीज में एक्सपर्ट्स हो जाना चाहिए. ठीक है, so this is what partial psi by partial t is equal to. So we can put this partial psi by partial t here, but we also need partial psi star by partial t. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस तरह करता हूँ, पार्शियल साई बाय पार्शियल टी को मैं आइसोलेट कर देता हूँ. पार्शियल साई बाय पार्शियल टी इक्वल्स 1 ओवर आई एच बार
ये 1/i(h) इधर चला जाएगा माइनस h⁻² / 2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई प्लस v ऑफ x, जो कि एक रियल चीज होती है साई ऑफ x। ठीक है, अब हम इसका अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लूं, मैं दोनों तरफ बस क्या करने लगा हूं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने लगा हूं, तो ये अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, i की जगह माइनस i(h) आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा क्योंकि बाकी सब रियल है, -h⁻²/2m, और साई की हमें क्योंकि फॉर्म नहीं पता तो साई के ऊपर बस आ जाएगा, और डेरिवेटिव भी रियल है, यहाँ पर भी साई कॉन्जुगेट आ जाएगा प्लस v ऑफ x, ये तो रियल है v ऑफ x, तो इसका कॉन्जुगेट इसी के बराबर है, लेकिन साई का रियल होना जरूरी नहीं है, इसलिए साई पर स्टार आ जाएगा। सो आई हैव फाउंड बोथ पार्शियल साई बाय पार्शियल t and partial psi star by partial t, and now we get derivatives of x when we replace it. So let's replace both partial by partial, partial psi by partial t and partial psi star by partial t into this equation. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आएगा partial by partial t psi square equals partial by partial, sorry, not partial by partial t, but this time we will have psi star, और फिर हमारे पास है जी 1/i(h) माइनस h⁻²/2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई प्लस v ऑफ x साई हमारे पास आ जाएगा, और फिर प्लस साई, और फिर इधर मेरे पास क्या आएगा -1/i(h), क्योंकि अब मैं साई स्टार पुट करने लगा हूँ, -h⁻²/2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई स्टार प्लस v ऑफ x साई स्टार मेरे पास आ जाएगा। अब बड़ा केयरफुल इसको ट्रीट करना है, क्योंकि साई स्टार पहले है या साई डेरिवेटिव की बात है, इस चीज के आगे पीछे होने से फर्क पड़ता है, आप वरना तो हर चीज ही आप लोग जीरो कर सकते हैं। तो अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बट थोड़ा केयरफुली। तो 1/i(h) और साई स्टार को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो पहले मेरे पास आएगा, यहाँ h से h² से वो कटेगा, ये हो जाएगा -1/2mi, और मेरे पास ऊपर एक h आएगा, so I will have an h on the top, so -h/2mi psi star partial square by partial x square psi, I'm just multiplying 1/i(h) and psi star on both sides, ठीक है, प्लस 1/i(h) v of x, because v of x is real, because there is no operator in between, so we can move psi star psi and v of x एक दूसरे के अंदर से इनको घुमा सकते हैं हम, ठीक है, प्लस साई, और फिर ये जब साई अंदर जाएगा तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा h/2mi, अब ये माइनस बार वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, साई पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई स्टार, और फिर हमारे पास आ जाएगा -1/i(h) v ऑफ x साई स्टार साई, अगेन वी कैन, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड व्हाट डू वी गेट, हमें मिलेगा, अगर मैं इसमें से h/2m आयोटा कॉमन ले लूं तो हमें मिलता है जी साई पार्शियल स्क्वायर साई स्टार बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस साई पार्शियल स्क्वायर साई बाय माइनस साई स्टार साई पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक होमवर्क है, अगर आप ये चीज कैलकुलेट करें पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, सो जस्ट कैलकुलेट दिस, और मैं इसमें से माइनस भी अभी कॉमन लेने लगा हूं, तो मैं एक माइनस इसमें से कॉमन लेता हूँ, -h/2m iota, and I will get psi star partial square psi by partial x square minus psi partial square psi star by partial x square। अब मेरा आप लोगों के लिए होमवर्क ये कि आप लोग ये चीज कैलकुलेट कीजिएगा, पार्शियल बाय पार्शियल x psi star partial psi by partial x minus psi partial psi star by partial x। आप लोग जरा ये चीज खुद कंप्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को ये बात पता चलेगी कि ये एग्जैक्टली इस चीज के बराबर है, ये चीज बराबर है साई स्टार पार्शियल स्क्वायर साई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर,
ये आप लोगों को होमवर्क है, ये आप लोगों ने करके देखना है, माइनस साई partial square psi star by partial x square. So just try this. So this is your homework. You need to prove this. So just take this derivative and you will see things will cancel out and you will be left with this. So we can put this whole thing, we can put this thing instead of this thing in here. Okay. So हमारे पास क्या बनेगा, minus h bar over 2m iota partial by partial x psi star partial psi by partial x minus psi partial psi star by partial x, ये चीज हमारे पास बन जाती है। और अगर मैं माइनस साइन को बाहर और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स को बाहर ले आऊं, तो यू विल गेट समथिंग सिमिलर टू व्हाट वी वांटेड, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और माइनस साइन भी बाहर, हमारे पास आ जाएगा एच बार ओवर 2m आयोटा साई स्टार partial by partial x psi minus psi partial psi star by partial x. So we will get this. This is partial by partial x psi square. Oh, sorry, partial by partial t. So remember what we had on the left hand side. We had partial by partial t psi square. So we have what we wanted. We have partial by partial t rho, something minus partial by partial x, and we wanted something quantum mechanical between partial by partial x. So this will be our j. So in quantum mechanics, j is given by, so in one dimension, the probability current. So this is called now, because this is quantum mechanics, this is not the usual current, this is called the probability current. So the probability current is given by j equals h bar over 2m iota psi star partial psi by partial x minus psi partial psi star by partial x. So this is our probability current and we will calculate this for a few quantities and you will see that this is this is quite an important quantity जब हम scattering experiments की बात करते हैं। तो जब हम scattering experiment की बात करते हैं, probability currents हमारी सबसे important quantities बन जाती हैं और हम इनसे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स और इस तरीके की चीजें निकालते हैं। ठीक है, और अगर छोड़ें, ठीक है, ये आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी करंट आ गया। दिस इज व्हाट वी वांटेड एन इक्वेशन। अगेन आई शुड revise, we had this equation classically which gives minus partial by partial x j, which tells us that the decrease in the density of particles is equal to the outward current outside the region where the particles were. So this actually makes sense because as the density decreases, the particles go outside of the surface where they were, outside of the volume if you were keeping them in a volume. Okay, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट हमने निकालना था, तो हमारे पास इधर ये क्वांटम मैकेनिकल आया, ये भी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आया, तो जो चीज भी ब्रैकेट के अंदर आई हमने उसको जे कह दिया और दिस इज द प्रोबेबिलिटी करंट इन क्वांटम मैकेनिक्स. So why is this important? Because we're going to use this again and again to find the transmission and reflection coefficients. Now let me tell you what are the transmission and reflection coefficients. So our next topic is to find the transmission and reflection coefficients. So like imagine a quantum mechanical experiment where you have an incoming beam of particles. So it will have a current J incident. Because this is an incident beam of particle, it will have a probability current. Again, remember what the current is. It is the number of particles incident per unit time per unit area. And they strike something here. Let's suppose this is a potential B that they strike here. Some of the beam gets reflected back. So we will call that J reflection. Okay, some of the beam gets reflected back. We call that our J reflection. And some of the beam is transmitted. We call that J transmission. और अगर मैं इनके वेव फंक्शंस लिखना चाहूँ, तो अगर इनकमिंग जो पार्टिकल है, if the incoming particle has the momentum
एच बार के, मोमेंटम याद है ना, एच बार के वन, अगर इनकमिंग पार्टिकल का मोमेंटम एच बार के वन है तो जो जो बीम रिफ्लेक्टेड हो जाएगी उसका मोमेंटम सेम होगा लेकिन माइनस होगा, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन अगर हमारे पास है। और इस एरिया में लेट्स सपोज देयर इज अ पोटेंशियल थ्रू आउट दिस एरिया, सो लेट्स सपोज दैट देयर इज अ पोटेंशियल थ्रू आउट दिस एरिया, तो हमारे पास यहाँ पर इस एरिया में कोई ना कोई पोटेंशियल है, तो बीम की मोमेंटम चेंज हो जाएगी। क्यों बीम की मोमेंटम चेंज हो जाएगी? क्योंकि इसकी वेलोसिटी थोड़ी नीचे हो जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी बीम की सेम है, ठीक है, टोटल एनर्जी होती है के प्लस वी। लेकिन अब हमने टोटल एनर्जी ई से ही बीम आ रही थी, सो द बीम केम विद द टोटल एनर्जी, ट्रांसमिशन के बाद भी बीम के पास टोटल एनर्जी ई होनी चाहिए। लेकिन अब पहले कोई वी नहीं था इस इलाके से, जब वो बीम इस इलाके में आई है तो हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा ई को सेम रखने के लिए और उसमें एक और क्वांटिटी वी ऐड करने के लिए, ताकि ई सेम रहे तो के थोड़ी नीचे चली जाएगी क्योंकि उसमें एक वी ऐड होगी। इसलिए हम कहते हैं जब पोटेंशियल फेस करते हैं पार्टिकल्स तो उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो क्योंकि एंड पर भी एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, फाइनली भी एनर्जी ई होनी चाहिए, तो उसकी काइनेटिक थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, उसके अंदर पोटेंशियल वी ऐड हो जाएगा और हमारे पास फाइनल जो मोमेंटम होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी स्पीड पर डिपेंड करती है, मोमेंटम की स्पीड पर डिपेंड करती है। तो फाइनल मोमेंटम इज लेट्स सपोज पी एच बार के टू। अब क्योंकि ये पार्टिकल सिर्फ इधर जा रहा है तो हमें सिर्फ प्लस साइन लगाना पड़ेगा, प्लस साइन इज फॉर द पार्टिकल गोइंग टू द राइट, माइनस साइन हियर इज फॉर द पार्टिकल गोइंग टू द लेफ्ट। सो इफ वी वांट टू मेक क्रिएट वेव फंक्शन, सो वी नो कि वेव फंक्शंस जो होते हैं पार्टिकल के, जो फ्री पार्टिकल होते हैं, वी विल ट्रीट दीज बीम्स एज फ्री पार्टिकल्स। हालांकि ये पोटेंशियल में है बट आई कैन स्टिल ट्रीट इट एज अ फ्री पार्टिकल बिकॉज द पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंसेस जो होते हैं वो फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स सिर्फ इधर आके फील होगी पार्टिकल को। सो साई ऑफ एक्स जो है वो किस चीज के बराबर होगा? वो होगा ए ई टू द आयोटा के एक्स। वी नो दैट दिस इज फॉर फ्री पार्टिकल्स बट वी विल हैव थ्री साई ऑफ एज। तो पहला हमारे पास होगा साई इंसिडेंट, ठीक है, पहला हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो वेव फंक्शन होगा साई इंसिडेंट, अगर वो फ्री पार्टिकल की तरह ही है लेकिन उसका के जो है वो के वन है, तो हम लिखेंगे ए ई टू दी आई के वन एक्स। ये पहला जो इनकमिंग बीम है उसका वेव फंक्शन है। अब मैं रिफ्लेक्टेड बीम का वेव फंक्शन लिखूंगा, साई आर लिखता हूँ, उसको मैं उसका कोफिशिएंट मैं बी बना देता हूँ, उसका कोफिशिएंट होगा बी और वो भी होगा ई टू दी आयोटा। अब वो के वन की बजाय माइनस के वन आएगा क्योंकि उसकी मोमेंटम नेगेटिव है, के वन भी मोमेंटम को शो करता है, तो वी विल राइट माइनस के वन एक्स। सो वेन एवर अ बीम इज गोइंग टू द लेफ्ट यू राइट ई टू द माइनस के एक्स, and whenever a beam is going to the right you write e to the positive kx. The sign of k shows the sign of momentum, and if momentum is negative you write the minus sign. And similarly you can write psi transmission, and psi transmission is, let's call it c, its constant c, its normalization constant or its density constant, whatever you want to call it, let's call it c। and c जो होगा वो होगा e to the iota because it is going to the right and there is no reflection in the transmission, because यहाँ से आगे कोई चीज आगे नहीं है कि जो इसको रिफ्लेक्ट करा पाए, तो यहाँ पर बस हमें राइट वाली लेनी है, तो एंड सो द ट्रांसमिशन इज c e to the iota k2x. So these will be the three wave functions of the beams, and with these three wave functions we can actually compute the j's. But let's first compute the j's and then I will define to you what the transmission coefficient are. Let's compute the j for the incident wave function, for the reflected wave function, and for the transmitted wave function. तो j incident अगर मैं कंप्यूट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास फॉर्मूला है h बार ओवर 2mi, जो कि मैंने अभी अभी डिराइव किया, वो है साई स्टार पार्शियल बाय पार्शियल x साई माइनस साई पार्शियल बाय पार्शियल x साई स्टार, ठीक है, h बार ओवर 2mi, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके अंदर अगर मैं इंसिडेंट वेव फंक्शन ऐड करूं, ये साई इन साई इन साई इन साई इन, ये इंसिडेंट में इसके अंदर वेव फंक्शन पुट कर दूं तो फिर मेरे पास बनता क्या है? इंसिडेंट वेव फंक्शन पुट करने से मेरे पास जो चीज आती है वो है जी ई टू दी, ये क्या है, ए ई टू दी आयोटा के वन एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इसी का मैं लूंगा तो ए आयोटा के वन नीचे आ जाएगा और ई टू दी आयोटा के वन एक्स हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ वाला माइनस आएंगे साई स्टार है, ठीक है, और ये भी ए स्टार हो जाएगा, साई स्टार पार्शियल बाय पार्शियल। इधर हम लिखेंगे, इधर हम ए लिखेंगे ई टू दी आयोटा के वन एक्स,
इधर मैंने कॉन्जुगेट की वजह से माइनस भी लगाया और ए के साथ भी स्टार लगाया ए। और जब मैं पार्शियल पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इसका लूंगा ए स्टार e टू द माइनस आयोटा के एक्स का, तो यहाँ पर माइनस आयोटा के वन आएगा हमारे पास, और e टू दी माइनस आयोटा के एक्स ये डेरिवेटिव तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए स्टार आएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने क्योंकि हम जे इंसिडेंट कंप्यूट करना चाह रहे हैं। तो जे इंसिडेंट अगर हम कंप्यूट करेंगे वो आएगा एच बार ओवर 2 mi, ये हो जाएगा जी ए स्क्वेयर आयोटा के वन, और हमारे पास e टू द माइनस आयोटा के वन एक्स, ई टू द आयोटा के वन एक्स, ये जीरो e की पावर जीरो हो जाएगी, वो वन हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर भी आएगा प्लस ए स्क्वेयर आयोटा के वन, ई की पावर में कुछ भी नहीं आएगा, तो ये 2a² आयोटा के वन हो जाएंगे, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा एच बार के ओवर एम। सो एच बार के वन ओवर एम, और ए स्क्वेयर भी आएगा। ओके, आई एम सॉरी, देयर विल बी ए स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच बार के वन ओवर एम ए स्क्वेयर। सो दिस इज जे इंसिडेंट। नाउ इट इज योर होमवर्क टू कैलकुलेट जे रिफ्लेक्टेड। आपने कुछ भी नहीं करना, बस ये रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन यूज करना है, और आपके पास आ जाएगा बी स्क्वेयर एच बार के वन ओवर एम, और जे ट्रांसमिशन भी आपने निकालना है, वो आपके पास आएगा सी स्क्वेयर एच बार के टू, सॉरी इधर मुझे, हाँ के टू ही है, बिकॉज द मोमेंटम चेंजेस व्हेन देयर इज अ, जब पार्टिकल आपका पोटेंशियल में से गुजर रहा होगा उसकी मोमेंटम चेंज हो जाएगी, तो आपको के टू लिखना पड़ेगा, के टू ओवर एम। तो लेट सपोज इस तरह होता है कि इस के टू के वन की मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ एक और। तो लेट सपोज यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है, फिर थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल आगे बस v हो जाता है, फिर दोबारा पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो अगर एक बीम आ रही है ना एनर्जी E से और मोमेंटम h बार के वन से, तो यहाँ पर भी के वन रहेगा, यहाँ पर के टू हो जाएगा क्योंकि उसकी उसकी स्पीड थोड़ी हल्की होगी, लेकिन जब वो यहाँ से गुजर जाएगा ना वो फिर उसका के वन हो जाएगा। तो आपने यूं समझना कि जिधर जिधर पोटेंशियल है ना, सिर्फ जितने एरिया में पोटेंशियल होता है, where there is a potential and the potential is constant, only there you say that there is a change in momentum, there is a change in k. But once the potential is turned off, you again get the same energy back, and your k becomes the same as for the incident beam. तो हमने जो एग्जांपल लिया उसमें उसमें जीरो, अगर मैं इसको x इक्वल जीरो कहूँ, इसके आगे है ही पूरा कांस्टेंट पोटेंशियल, ये v जो है ये इसके आगे थ्रू आउट रहता है, उससे पहले नहीं है, इसलिए यहाँ पर थ्रू आउट के टू रहेगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके की मिसाल है जो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा, तो वो आपके पास चेंज होगा। अच्छा, अब अभी भी मैंने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट नहीं किया। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम डिफाइन करते हैं। सो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम इस चीज को कहते हैं टी को। सो ट्रांसमिशन टी इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। वी डिफाइन इट एज द मॉड ऑफ जे ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट। सो दिस इज, तो ये हमें बता क्या रहा है, दिस इज द रेशियो ऑफ द जे ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय द जे इंसिडेंट। दिस सेज दैट व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बीम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बीम करंट दैट हैज बीन ट्रांसमिटेड when compared to the incident current. So what ratio has been transmitted out? So, and this is, you can also interpret it as the probability of transmission. So this is also the probability of transmission. So this is the ratio of the transmitted beam, ratio of the beam transmitted, ठीक है, कि कितना इंसिडेंट बीम में से, हाउ मच ऑफ द इंसिडेंट बीम हैज बीन ट्रांसमिटेड, एंड दिस इज आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो बीम आगे गुजर जाएगी। और हम इसी तरह रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी डिफाइन करते हैं, जो होता है जे रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट, और ये भी, इसको भी हम उसी तरह, दिस इज द रेशियो ऑफ द इंसिडेंट बीम दैट इज रिफ्लेक्टेड और द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड सिंस या तो ट्रांसमिशन हो सकती है या रिफ्लेक्शन हो सकती है, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी की एडिशन 1 होती है, तो दिस इज द कंडीशन always hold. So this is a condition that always hold, because अगर ये probabilities की तरह हम इनको interpret करेंगे, T is the probability of transmission and R is the probability of reflection, and only two things can happen, either the beam can be transmitted or the beam can be reflected. So T and R are related such that T plus R, the probability that transmission happens or probability that reflection happens or the probability that one of them happens is 1,
because these are the only two things that can happen. So you have to remember this t, this r and this tr+1. और अब हमारे पास क्योंकि j इंसिडेंट और j ट्रांसमिशन है ना, तो हम ये निकाल सकते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। सो फॉर अ जनरल बीम ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अगले फार्मूलाज आपने याद रखने। मैं अगर जे ट्रांसमिशन और जे इंसिडेंट इसके अंदर पुट कर दूं तो जे ट्रांसमिशन है ई स्क्वायर एच बार के 2/m डिवाइडेड बाय a square h bar k 1/m. So h bar cancels with h bar, m cancels with m, so we have c square over a square, और याद रखना इसका मॉड है c square over a square, तो ये तो रियल हो जाएंगे, और k2 और k1 लेट्स सपोज दे आर नॉन रियल, सो हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आपने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर से पुट किए हैं जो भी मैंने जो मैंने अभी वो निकाला था। और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी हम पुट कर सकते हैं, वो होगा बी स्क्वायर के 1 h bar/m सी ए स्क्वायर, बिकॉज नीचे इंसिडेंट ही आता है, के 1 h bar/m, इधर तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का मॉड बच जाएगा। सो दिस विल बी द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब हम इसके एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, अब हमने एक सिंपल स्टेप पोटेंशियल की एग्जांपल करनी है। नाउ वी विल अप्लाई व्हाट वी हैव लर्न टू अ सिंपल स्टेप पोटेंशियल। सिंपल स्टेप पोटेंशियल। सो आज ये लेक्चर बड़ा होगा बिकॉज आई हैव टू कवर अ लॉट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप यहाँ तक पॉज करें, यहाँ तक जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया वो करें, और फिर आगे देखेंगे आगे चीजें ज्यादा टफ होने वाली हैं। ये सिंपल स्टेप पोटेंशियल तो एक्चुअली इसको यूज करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बाद में जो अगले लेक्चर में कराऊंगा वो थोड़ा टफ है। अगर वो मैंने करवाया तो मेरा नहीं ख्याल हमारे पास वो करने का भी टाइम बचेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सिंपल स्टेप पोटेंशियल। सिंपल स्टेप पोटेंशियल में हमने क्या करना है कि हमारे पास इस तरीके का एक पोटेंशियल होगा कि अगर मैं इस पोटेंशियल की डायग्राम बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि पोटेंशियल्स की डायग्राम्स बनानी है। पोटेंशियल्स की डायग्राम, और मैं आपको जनरल टिप्स भी देता जाऊंगा इसके साथ साथ, ताकि जब हम अगली प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगी। सिंपल स्टेप पोटेंशियल में आपके पास ये है कि आपका पोटेंशियल इस तरीके का है कि वो x = 0 पर पोटेंशियल बनता है, और फिर वो पोटेंशियल जो है वो बस रहता ही है, इन्फिनिटी तक वो रहता है, और इससे पहले ये पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है, बिल्कुल ही पोटेंशियल जीरो होता है। और हम कहते हैं कि, और ये पोटेंशियल v है लेट्स सपोज, ठीक है, ऊपर, और ये हमारा x एक्सिस है, और हम कहते हैं कि हमारी जो बीम आ रही है ना, पार्टिकल की जो बीम आ रही है, उसकी एनर्जी, वो जिस एनर्जी से आ रही है उसकी एनर्जी पोटेंशियल ज्यादा है। ये एनर्जी कांस्टेंट रहनी है, ये आप लोगों को पता है ना कि ये जो पार्टिकल की एनर्जी होती है इसने कंजर्व रहना है, इसने कांस्टेंट रहना है। तो पहले वो जो एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी काइनेटिक होगी, लेकिन जब पार्टिकल इस एरिया में आ जाएगा तो इसको मैं रीजन 1 कह देता हूँ, इसको मैं रीजन 2 कह देता हूँ। पार्टिकल इस एरिया में आएगा तो इसमें एक पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, लेकिन एनर्जी ने ई रहना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा P1 वो h बार k1 होगा, और इस रीजन के अंदर जो पार्टिकल का मोमेंटम होगा वो h बार k2 होगा, क्योंकि इस रीजन के अंदर एक पोटेंशियल है जिसमें वो रहेगा और उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहनी होगी, तो उसकी मोमेंटम कम हो जाएगी ताकि उसकी एनर्जी में पोटेंशियल ऐड की जा सके एनर्जी सेम रखते हुए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव। दोबारा हम वही करेंगे कि हमारे पास एक इंसिडेंट बीम होगी, हमें साई इंसिडेंट बनाना पड़ेगा, हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड बीम होगी, साई रिफ्लेक्टेड भी होगा हमारे पास, और हमारे पास एक साई क्या होगा, साई ट्रांसमिशन भी होगा हमारे पास। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी इन बोथ ऑफ दीज रीजन। सो वी हैव टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन। सो तरीका ये है कि रीजन्स बनाएं, जिधर जिधर आपको अब्रप्ट चेंजेस नजर आ रहे हैं ना, उधर उधर रीजन्स बनाने हैं आपने। So I see an abrupt change in region 1 from region 1 to region 2. So I will call these region 1 and region 2. And now अब ये प्रोसीजर आप लोग नोट करते जाएंगे। स्कैटरिंग, इसको स्कैटरिंग प्रॉब्लम कहते हैं। बीम आई है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हुई है, थोड़ी सी ट्रांसमिट हुई है, ये एक स्कैटरिंग प्रॉब्लम है। सो नोट द प्रोसीजर प्लीज एंड नोट इट केयरफुली। तो हम अपने रीजन 1 में भी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे अलग से, और रीजन 2 में भी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो रीजन 1 में श्रोडिंगर इक्वेशन हम अपनी लिखते हैं, तो रीजन 1 में कोई पोटेंशियल नहीं है, तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी, और मैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने लगा हूँ, ई साई। तो श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी -h⁻²/2m पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल x स्क्वायर साई। v पोटेंशियल कोई भी नहीं है रीजन 1 में, तो रीजन 1 में पोटेंशियल 0 होगा, इक्वल्स ई साई, और मैं साई के नीचे भी एक 1 लगा देता हूँ जो हमारा रीजन स्पेसिफाई करेगा। तो इसके बाद क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल x स्क्वायर साई 1 हो जाएगा, और ये बनेगा 2me/h बार स्क्वायर माइनस,
और यहाँ पर भी हमारे पास साई वन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जो भी चीज इधर पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, जो भी इधर पॉजिटिव कांस्टेंट होता है उसको आपने K1 K2 का नाम देना होता है, ठीक है। तो प्लीज नोट दिस स्टेप्स। सो नाउ वी विल कॉल दिस पॉजिटिव पोटेंशियल K, क्योंकि मुझे पता है H बार स्क्वायर K1 स्क्वायर जो होता है वो एनर्जी होती है ना, एच बार के। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को के कहूंगा, के स्क्वायर कहूंगा, तो एच बार स्क्वायर जब दूसरी साइड पर लेके जाएगा तो भी वो एनर्जी एच बार के बनेगी, ठीक है। तो हमें उसको सेटिस्फाई करने के लिए ये जो कांस्टेंट होता है उसको के वन कहना होता है। तो यहाँ पर, और ये कांस्टेंट याद रखिएगा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ई माइनस वी है तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव क्या चीज है, फिर माइनस साइन के अंदर करेंगे, वो सारा चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो और अभी हमारी अजम्पशन ये है कि E इज ग्रेटर देन V, फिर हम बाद में E को लेस देन V के लिए सॉल्व करेंगे। ये आपकी ने सबसे ऊपर ये लिखना है कि आपकी अजम्पशन ये है कि E इज ग्रेटर देन V। तो पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर psi 1 equals minus k1 square, where I'm defining k1 square as 2me over h bar square, k1 square psi 1 हो जाएगा। एंड वी नो कि इस तरीके की जो सोल्यूशन के जो इक्वेशंस होते हैं उनके कॉस साइन जैसे सोल्यूशन होते हैं, या हम क्वांटम मैकेनिक्स में लिखें तो इस तरीके की इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो ई टू दी उसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, ई टू दी आयोटा के वन एक्स हो सकता है या ई टू दी माइनस आयोटा के वन एक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसको इसके जो दो सोल्यूशन आ सकते हैं, आप इसमें वही चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ई टू दी पावर एम एक्स सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर देखें कि एम क्या आता है, तो वो के वन प्लस के वन या माइनस के वन के बराबर आएगा। फिर आप दो सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। तो जो मैं दो सॉल्यूशन लिखूंगा वो होगा ए ई टू दी आयोटा के वन एक्स प्लस बी। तो इसका जो सोल्यूशन है ये आप लोग लिख सकते हैं। मैंने इतनी सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके बताए हुए हैं आप लोगों को, तो मुझे और लगता है बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि ये किस तरीके से आएगा। तो दो सोल्यूशन आएंगे इसके, ई टू दी आयोटा के वन एक्स और ई टू दी माइनस आयोटा के वन, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिख देंगे। और देखें कि ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन है, ये आपका साई इंसिडेंट है। देखें ई आयोटा के वन आ रहा है और मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि इंसिडेंट इस तरीके का हो। तो पहले रीजन में आपके पास जो वेव फंक्शन है वो साई रिफ्लेक्टेड और साई इंसिडेंट का कॉम्बिनेशन है, और ये जो माइनस आयोटा के वन है ये आपको बता रहा है कि बीम पीछे जा रही है, ठीक है। तो साई वन पहले रीजन में जो वेव फंक्शन है, जो पहले रीजन का टोटल वेव फंक्शन है, वो जो ऊपर हमने साई रिफ्लेक्टेड और साई इंसिडेंट देखे थे, इनको इनको ऐड करके बना हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द वेव फंक्शन इन द फर्स्ट रीजन। सो सेंस भी बनाता है कि जब हम इस पूरे रीजन का वेव फंक्शन देख रहे हैं तो वो साई इंसिडेंट और साई रिफ्लेक्टेड को ऐड करके वेव फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये हमारा वेव फंक्शन बनता है साई इंसिडेंट साई रिफ्लेक्टेड। अब हम रीजन टू में स्टडी करेंगे। आपने दोनों के जनरल सोल्यूशन निकालने हैं, रीजन वन और रीजन टू के, और उनको फिर हम बाउंड्री कंडीशन से आपने जोड़ना है, ठीक है। तो साई टू क्या आएगा, उसके लिए भी हमें दोबारा श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी साई टू के लिए। तो एच साई टू इक्वल्स ई साई टू, लेकिन इधर हमारे पास पोटेंशियल है तो इधर हम लिखेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन एच बार स्क्वायर ओवर टू एम पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स प्लस वी साई, क्योंकि वी कांस्टेंट है तो वी ऑफ एक्स में लिखूंगा, बस वी साई लिखूंगा इक्वल्स ई साई। अब मैं वी साई को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये बनता है पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई टू एम ओवर एच बार स्क्वायर को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, टू एम ओवर एच बार स्क्वायर और ई माइनस वी, क्योंकि वी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ई माइनस वी साई। अब देखिए ये पूरी चीज पॉजिटिव है, मैंने आपको कहा है कि जो चीज पॉजिटिव हो उसको आपने कांस्टेंट बनाना है। अगर देखें E हमें पता है ग्रेटर देन V है, तो E माइनस वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर हम ऐसा केस ले रहे होते हैं ना कि V ग्रेटर देन E होता, तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेते, फिर जो कांस्टेंट बनता उसको हम कांस्टेंट बनाते हैं। हमेशा पॉजिटिव चीज को कांस्टेंट बनाना है, क्योंकि हम इसको स्क्वायर कह रहे होते हैं, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो लेट्स कॉल दिस वन के टू स्क्वायर, और हमें नजर भी आ रहा है कि के टू डिफरेंट है ना। मैंने आपको कहा के टू चेंज हो जाएगा, और देखें वैसे के वन ई है, इसमें से देखें के टू स्क्वायर में क्या हुआ है कि ई में से वी माइनस हो गया, तो हमें नजर भी आ रहा है कि के टू मोमेंटम इसकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मोमेंटम पिछली मोमेंटम में से एक वी का फैक्टर माइनस हो रहा है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे टू एम ओवर एच बार स्क्वायर ई माइनस वी। सो दिस इज के वन एंड के टू, वी हैव के वन एंड के टू, और इसको भी हम फिर उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर साई टू, और रिमेंबर कि ये साई टू है, माइनस के टू स्क्वायर साई, ऊपर भी मैंने स्क्वायर कहा है ना, लेट्स होप, हाँ स्क्वायर, तो के टू स्क्वायर साई। सो दिस इज अगेन अ सॉल्वेबल इक्वेशन, और इसके भी उसी तरीके के सॉल्यूशन आएंगे। तो साई टू जो होगा
वो हमारे पास, इसको मैं सी और डी में मुझे लिखना पड़ेगा, ये होगा सी आयोटा के टू एक्स प्लस डी, बिल्कुल उसी तरह अगर हम इसे सॉल्व करें, माइनस आयोटा के टू एक्स। लेकिन माइनस आयोटा क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं एक बीम है जो रीजन टू में, ये रीजन टू में एक बीम है ना, क्योंकि रीजन टू का वेव फंक्शन है। प्लस आयोटा, ये जो सी के साथ है, प्लस आयोटा के टू बता रहा है कि एक बीम है जो के टू के साथ इधर जा रही है। ये माइनस आयोटा के टू बता रहा है कि एक बीम है जो इधर जा रही है, लेकिन लेफ्ट पे ट्रांसमिटेड बीम लेफ्ट पे नहीं जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, पीछे जाने के लिए कोई ना कोई बाउंड्री आनी चाहिए। चल एक्स इक्वल जीरो पे तो बाउंड्री है, तो रीजन वन में तो एक बीम रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन इधर तो कोई बाउंड्री नहीं है इस रीजन में, तो इस रीजन में बीम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। तो फिजिकली हमें कहना पड़ेगा कि क्योंकि ट्रांसमिटेड रीजन में, रीजन टू में बीम वापस नहीं जा सकती, तो फिजिकली हमें कहना पड़ेगा कि डी जीरो है ड्यू टू फिजिकल रीजंस, क्योंकि वो बीम वापस नहीं जा सकती, हमारी प्रॉब्लम ही इस तरीके की है। तो आपका साई टू जो बनेगा वो बनेगा सी ई टू दी आयोटा के टू एक्स, और बिल्कुल देखें ये बिल्कुल वो वाला ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है। सो दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन, और क्योंकि इसमें होता ही ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है, इसलिए ये हमारे पास वो वाला सोल्यूशन आ गया जो हमने मैंने ऊपर जब जनरली लिखा था तब भी हमारे पास ये आया था। अब हमें K2 और K1 पता है क्योंकि एनर्जी से ये रिलेटेड है, तो हमें अब क्या करना है, अब हमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है, और हमें क्या निकालना है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है, और हमें रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट निकालना है। लेकिन उसके लिए हमारे पास रेशियोज होनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास था सी ओवर सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर के टू ओवर के वन, यही था ना ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो हमें इसके लिए सी ओवर ए चाहिए, तो हमें रेशियोज निकालनी पड़ेगी, और वो आप बाउंड्री कंडीशन से निकाल लेंगे। देखें कोई भी वेव फंक्शन हो ना, ये जो साई वन है, ये साई वन की बीम आके इधर जब टकराएगी, वेव फंक्शन जो इधर होगा ना बिल्कुल एक्स इक्वल जीरो पे, और ये जो होगा इसको आपस में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इस जगह पर ये जो एक्स इक्वल जीरो वाली जगह है, यहाँ पर साई वन को साई टू के बराबर होना चाहिए सिर्फ इस जगह पे, और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव को भी बराबर होना चाहिए। ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस होती हैं, साई वन के फर्स्ट डेरिवेटिव को साई टू के फर्स्ट डेरिवेटिव के भी बराबर होना चाहिए। दीज आर द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ये क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल चीजें कि अगर दो रीजन्स में वेव फंक्शंस डिफरेंट हो रहे हैं, लेकिन बाउंड्री पे वेव फंक्शंस और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव सेम होने चाहिए, इनको हम बाउंड्री कंडीशन कहते हैं, और इससे ही हम जो कोफिशिएंट्स हैं उनके उनकी रेशियोज या उनके दरमियान डिफरेंसेस ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ये है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या था, वो था बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो हमें बी ओवर ए भी चाहिए और सी ओवर ए भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ के टू ओवर के वन, क्योंकि के टू ओवर के वन हमें नोन है। तो ये हम किस तरह करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशन से करेंगे। हम कहेंगे कि साई वन एट जीरो इक्वल साई टू एट जीरो। तो साई वन क्या था, ये था ए ई टू दी आयोटा के एक्स, तो ये ए ई टू दी आयोटा के वन जीरो प्लस बी ई टू दी माइनस आयोटा के टू जीरो इक्वल्स किस चीज के ये बराबर आएगा, ए ई टू दी माइनस आयोटा के वन जीरो, फिर बी ई टू दी माइनस आयोटा के टू जीरो, और सी ई टू दी आयोटा, पर यहाँ पर वन ही आएगा, नंबर रीजन टू में के टू है तो जीरो। तो ये हमारे पास क्या बाउंड्री कंडीशन पहले क्या आ गई, ए प्लस बी इक्वल सी। लेकिन मुझे सी ओवर ए और बी ओवर ए में मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इनकी रेशियो मैं इंटरेस्टेड हूँ, इनकी एक्चुअल वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये मैं ए से डिवाइड कर दूंगा, ये आएगा वन प्लस बी ओवर ए इक्वल सी ओवर ए। और अब मुझे इनके डेरिवेटिव्स को भी इक्वल डालना है, ठीक है, साई वन एट एक्स इक्वल जीरो और साई टू एट एक्स इक्वल जीरो जो है, इसको भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये फिर मैं किस तरीके से करूंगा, वो um, ये करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इनके डेरिवेटिव्स लेके जीरो डालना पड़ेगा। तो साई वन का जो डेरिवेटिव है वो आएगा ई आयोटा के वन। आप लोग ये देख कर आपने ये डेरिवेटिव्स लेकर देखने हैं, इसका बस जो डेरिवेटिव वो आएगा ई टू दी आयोटा के वन, और फिर यहाँ पर मैं जीरो डालूंगा, फिर माइनस, और यहाँ पर ए आएगा। ये आप लोगों ने लेकिन खुद करके देखना है, पहले डेरिवेटिव लेना, उसके अंदर एक्स जीरो डालने। मैं ये थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कि साई वन साई टू क्या है। ठीक है, साई वन है ई टू दी आयोटा की एक्स, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आयोटा के वन नीचे आएगा, और आयोटा के वन एक्स वैसे ई की पावर में वैसे ही आ जाएगा, लेकिन जब एक्स जीरो डालेंगे तो इसलिए एक्स की जगह जीरो आ रहा है। यहाँ पर माइनस आयोटा नीचे आएगा क्योंकि वो माइनस आयोटा के एक्स है, यहाँ पर बी है, और माइनस आयोटा के वन जीरो है, और इधर हमारे पास आ जाएगा आयोटा के टू। तो इधर दोनों में के वन है, इधर के टू है, और ये सी ई टू दी माइनस आयोटा प्लस आयोटा
K2 और इधर भी 0 आएगा। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। ये आ रही है A आयोटा K1 माइनस B आयोटा K1 इक्वल्स आयोटा K2 C। तो इस दोनों तरफ जो है ना आयोटा K1 A से डिवाइड करवा दें तो ये बन जाएगा 1 माइनस B ओवर A, इधर आयोटा K1 कैंसिल हो जाएंगे और K2 ओवर K1 C ओवर A आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इधर से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो B ओवर A और B ओवर A आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं 1 प्लस इक्वेशन 2 करता हूं तो ये मेरे पास बन क्या जाएगी, ये बनेगी 1 प्लस B ओवर A प्लस 1 माइनस B ओवर A और इक्वेशन की दूसरी साइड भी ऐड हो जाएगी C ओवर A प्लस K2 ओवर K1 C ओवर A। तो ये आपस में कैंसिल होंगे तो ये 2 आ जाएगा C ओवर A K1 प्लस K2 ओवर K1। तो हमारे पास ये चीज बन जाएगी इधर। और हमारे पास ये चीज बनने से क्या आता है, K1 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ, ये हो जाएगा 2K1 ओवर K1 प्लस K2 इक्वल C ओवर है। हमें ये रेशियोज में इंटरेस्टेड है, हम इनकी एक्चुअल वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज हम ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास C ओवर ए आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब ये आप लोगों का होमवर्क क्या है कि आप लोगों ने B ओवर A फाइंड करना है, और मैं B ओवर A बस इधर लिख रहा हूँ। तो मेरे पास जो B ओवर A है वो आएगा K1 माइनस K2 ओवर 1 प्लस K1, सॉरी K1 माइनस K2 ओवर K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। सो दिस शुड बी B ओवर है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने जरूर फाइंड करना है। तो आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था C ओवर A स्क्वायर, और ये याद नहीं कॉम्प्लेक्स स्क्वायर है, वो आम वाला स्क्वायर नहीं है, K2 ओवर K1। तो हम ये पुट कर देते हैं, C ओवर A मेरे पास आ गया जी 2K1 ओवर K1 प्लस K2, और यहाँ पर मेरे पास आया K2 ओवर K1। और मैं इसको रेशियोज में लिखना चाहता हूँ अगर, तो मैं अगर यहाँ से K1 कॉमन ले लूँ तो 2K1, यहाँ से नीचे से मैंने K1 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस K2 ओवर K1। ये आ रहा है K2 ओवर K1, ये K1 से K1 कट गया। मैं इसको रेशियोज में क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा 2K2 ओवर K1, इस सब का स्क्वायर है, इस वाली चीज का स्क्वायर है। ठीक है, ये बन जाएगा 2K2 ओवर K1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2 ओवर K1 का स्क्वायर। ठीक है ना, C ओवर A का तो क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इस वजह से 2K2 ओवर 1 प्लस K2 ओवर K1 का स्क्वायर। और हमारे पास आ, इधर इधर हमारे पास ये चीज आ जाती है, स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, 4K2 ओवर K1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस K2 ओवर K1 का स्क्वायर, ये T हो जाएगा। और K2 ओवर K1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि K2 ओवर K1 हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है K2 जो है वो है 2m ओवर h बार स्क्वायर E माइनस वी, और ये है 2m ओवर h बार स्क्वायर E। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस वी ओवर ई। सो दिस इज ओवर K2 ओवर K1 इन दिस केस। ये हर केस के लिए डिफरेंट होंगे, लेकिन इन दिस केस K2 ओवर K1 इज दिस। तो अगर आप, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अब आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी आप लोगों ने फाइंड करना है। वो मुझे नहीं, वो मैं बता नहीं रहा, लेकिन रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अब आप लोगों ने फाइंड करना है वही बी ओवर ए वाले फॉर्मूले से। तो हम एक स्पेशल केस लेते हैं। तो मेरे पास ये टी आया है, मेरे पास होगा 4K2 ओवर ओवर K1। तो इसको मुझे इसमें इस तरह लिखना है 4K2 डिवाइडेड बाय K1 1 प्लस K2 ओवर K1 का स्क्वायर। यही आपने निकालने होते हैं। अगर आपको इस तरह मैम इसी तरीके से आपको कोई पोटेंशियल दे देंगे और कहेंगे इसके रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालो, आपने शुरू से श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है, देखना है कहाँ रीजन 1 बनाना है, कहाँ रीजन 2 बनाना है, उस पर बाउंड्री कंडीशंस लगानी है, T1 और T का फॉर्मूला आपने याद रखना है, और वहां से आप सारा जवाब निकालेंगे। तो प्लीज रिमेंबर मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसी तरीके से मैम आपको एक पोटेंशियल देंगी। हो सकता है मैम आपको पोटेंशियल की वैल्यू दे दें और आपको यही सेम डेरिवेशन दोबारा करनी पड़े। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स की आप लोगों को ये डेरिवेशंस आनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास टी ये हो जाएगा। और
अगर मैं एक स्पेशल केस लूं तो मैम आपको स्पेशल केसेस भी दे सकती हैं कि फॉर अगर ई बहुत 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 बड़ा हो पोटेंशियल से, यानी पार्टिकल की एनर्जी उस पोटेंशियल से बहुत ज्यादा हो जो हमने अप्लाई किया हुआ है, तो K2/K1 किस चीज के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई नीचे आ रहा है, V/E 0 हो जाएगा, K2/K1 1 के बराबर हो जाएगा। तो देखें इस केस में ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना आया है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आएगा 4, K2/K1 1 के बराबर, 1 + 1 का स्क्वायर, नीचे 2 स्क्वायर हो जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 आया। और हमें पता है कि R+T जो है वो 1 के बराबर होता है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 आया है। तो फिजिकली भी ये सेंस बना रहा है, यानी ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 है, यानी पूरी की पूरी बीम ट्रांसमिट हो गई है, कुछ भी बीम रिफ्लेक्ट नहीं हुई। क्यों? जब ई बहुत ग्रेटर हो पोटेंशियल से। तो ये बात सेंस भी बनाती है कि अगर हमारे एनर्जी पोटेंशियल से ग्रेटर है और अगर ये बहुत ही बड़ी है पोटेंशियल से, तो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पार्टिकल को पता ही नहीं चलेगा कि उसके बीच में कुछ रुकावट आई है तो वो रिफ्लेक्ट होना। If the particle does not even see the potential, if the particle's energy is so great that the potential doesn't even matter, none of the particles will be reflected. Every particle will pass through the potential, it will break the potential, ठीक है? It will break through the wall of the potential. तो ये हमारे पास केस आएगा। Now let's consider the case, let's consider another case जब हमारे पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लेस हो। तो ये दो, तो अगर मैम आपको सवाल दें, आप मैम से ये पूछ लीजिएगा कि इसको लेस एनर्जी के लिए करना है, ग्रेटर देन वी एनर्जी के लिए करना है, या दोनों के लिए ही हम कर सकते हैं। तो लेट्स कंसिडर द केस, लेट्स कंसिडर द केस फॉर ई लेस देन वी। तो अगर हमारी एनर्जी लेस देन वी हो, सो लेट्स कंसिडर दैट केस। दोबारा पोटेंशियल वही है हमारे पास, तो द पोटेंशियल इज द सेम, so now we have the same potential V that applies on x equals 0। सेम चीज हम करेंगे, इंसिडेंट बीम हो सकती है, रिफ्लेक्टेड बीम हो सकती है, और एक ट्रांसमिटेड बीम होगी। बट अब बस केस ये है कि E इज लेस देन V। अगेन रीजन 1 बनेगा हमारे पास और रीजन 2 बनेगा। देखिए रीजन 1 में तो कोई चेंज नहीं आया, तो फॉर रीजन वन में तो अभी तक कोई चेंज नहीं आया, तो मैं श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे बगैर ही, आप लोग वो बेशक वो पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करें, लेकिन रीजन 1 तो वैसा का वैसा है ना, रीजन 1 में कोई चेंज नहीं आ रहा बेशक, और हमारी जो ई है वो ग्रेटर देन वी है। इसका इफेक्ट बस रीजन 2 में आ सकता था। अब हमारी ई जो है वो लेस देन वी है, ठीक है, ई लेस देन वी। तो पहले मैंने ये ऊपर बनाया था, अब मैं ये नीचे बनाऊंगा। तो रीजन 1 पर तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि रीजन 1 में तो पोटेंशियल है ही नहीं। तो रीजन 1 में तो दोबारा वही साई ऑफ एक्स लिखा जाएगा। अब मैं पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग प्लीज लेकिन दोबारा श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करें। तो रीजन 1 में यही लिखा जाएगा, ई टू दी आयोटा के 1x ए प्लस बी ई टू दी माइनस आयोटा के 2x। लेकिन रीजन 2 में जब आप करेंगे आपको दोबारा श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो वो मैं लिखता हूँ। लिखेंगे आप श्रोडिंगर इक्वेशन वैसे ही होगी, माइनस एच बार स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ एक्स साई इक्वल्स ई साई। और फिर हम इसी चीज को जब दोबारा, अब आप लोगों को डिफरेंस लेकिन आप लोगों को पता चलेगा जब हम इसको दोबारा से उसी फॉर्म में मैं लिखूंगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स वी जो है वो कांस्टेंट है, इक्वल्स -2m ओवर एच बार स्क्वायर ई माइनस वी साई। अब लेकिन ई जो है वो लेस देन बी है, तो E माइनस वी जो होगा वो लेस देन 0 होगा, है ना। जब एक चीज को छोटी चीज में से बड़ी चीज से सब्ट्रैक्ट करें तो वो लेस देन 0 आते हैं। हम इस चीज को अब अपना कांस्टेंट नहीं बना सकते। मैंने आपको कहा था कांस्टेंट उसी चीज को बनाना है, क्योंकि आप जो भी चीज इधर होती है उसको आप के स्क्वायर लिखते होते हैं। अब हम इसको कैपा स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन इस चीज को नहीं लिखेंगे, हमें ये इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस कॉमन लिखना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव चीज बनेगी 2m ओवर एच बार स्क्वायर v माइनस ई साई। ये जनरल टिप्स आप लेते जाएं, और इस चीज को अब मैं कहूंगा कि ये कैपा स्क्वायर है। सो लेट्स डिफाइन कैपा स्क्वायर इक्वल्स 2m ओवर एच बार स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव थिंग, माइनस ई साई। और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अब ये बिल्कुल डिफरेंट इक्वेशन है, साई इक्वल्स कैपा स्क्वायर। पहले यहाँ पर माइनस आया था, अब यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा। फर्क तो वैसे सिर्फ इतना है, लेकिन इस फर्क से सोल्यूशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, के स्क्वायर। इससे ना सोल्यूशन, पहले तो जब माइनस आया था तो सोल्यूशन हमारा कॉम्प्लेक्स आता था, वो ई टू दी एम एक्स जो मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली सॉल्व करने का, आप उससे कर सकते हैं। लेकिन इधर जब आप ई टू दी एम एक्स पुट करेंगे तो आपके पास एम जो आएगा वो प्लस माइनस कैपा आएगा, यानी कि आपके जो दो सोल्यूशन होंगे वो रियल होंगे। पहले आयोटा कैपा आना था, लेकिन माइनस साइन ना होने की वजह से वो खाली कैपा आएगा, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, जो हमारे पास, जो सॉरी डी स्क्वायर, पता नहीं मैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, इरेज दिस। अगेन जब मैं एक बोर्ड पर बहुत ज्यादा लिख लूँ तो वो स्लो होना शुरू हो जाता है बोर्ड। यहाँ पर प्लस माइनस क्या पर, तो आपको जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा सी, क्योंकि ए और बी मैंने उधर यूज कर लिया, सी कैपा एक्स प्लस डी ई टू दी माइनस कैपा एक्स। तो अब इधर मामला क्या है असल में कि, तो मैं वैसे मुझे सी, क्योंकि मैं कन्वेंशन एक लेके चल रहा हूँ सी और ई वाली, तो मुझे इसको वैसे डी लेना चाहिए, इसको सी लेना चाहिए, कि इनमें से एक को मैं जीरो, इसको मैं डी वाला करता हूँ, इसको मैं सी वाला करता हूँ। अच्छा देखें, ई टू द कैपा एक्स जो है, ये हमें कहता है कि एक्स ऐसे बढ़ रहा है, और ई टू द माइनस कैपा एक्स जो है वो हमें कहता है कि एक्स ऐसे कम हो रहा है। ई टू दी कैपा एक्स का मतलब है कि बेशक आप पोटेंशियल बनाए, पार्टिकल के उधर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पार्टिकल के लेफ्ट साइड में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ई टू दी माइनस कैपा एक्स कह रहा है कि पार्टिकल के लेफ्ट साइड पर एक्स जीरो, एक्स इक्वल जीरो से आगे होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। इसमें से कौन, ये तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी कम है, वो पोटेंशियल में से गुजर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, उसकी तो रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए, यानी एक्स इक्वल जीरो से पीछे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए। एक्स इक्वल जीरो जहां से उसने रिफ्लेक्ट होना है वहां से रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़नी चाहिए। एक्स इक्वल जीरो के आगे पार्टिकल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़नी तो नहीं चाहिए। और दूसरा, अगर वो इसी तरह एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो हम उसे नॉर्मलाइज ही नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ऑन फिजिकल ग्राउंड्स, तो ऑन फिजिकल ग्राउंड्स, और आपने ये फिजिकल ग्राउंड्स भी आपको पता होने चाहिए पेपर में, ये नहीं होगा कि ये तो बस थ्योरी में है, या आप लोगों को अब देख लेंगे, आपके पास दो सोल्यूशन आएंगे, आपने देखना है कि वो फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं है। डी इक्वल जीरो, तो ऑन फिजिकल ग्राउंड आप डी इक्वल जीरो कर देंगे। तो अब आपके पास जो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन आया है वो ये आया है, सी ई टू द माइनस कैपा एक्स। ये अब आप लोगों का रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन है। अब वो इस उस तरीके का वेव फंक्शन नहीं रहा जिस तरीके का वो वेव फंक्शन हमारे पास पहले था। आप लोगों को इसके लिए दोबारा से जे बनाना पड़ेगा। अब लोग आप उस तरीके से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट यूज नहीं कर सकते हैं, आपको इसका जे दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो जे था वो स्पेशल केस था जिसमें साई रिफ्लेक्टेड जो था वो सी ई टू दी आयोटा के एक्स के बराबर था, और वो स्पेशल केस वाला बाई चांस हमारे पास पहले आ गया था। पर अब जो साई रिफ्लेक्टेड आया है, सॉरी साई रिफ्लेक्टेड कह रहा हूँ उसको मैं, ये साई ट्रांसमिटेड है। अब जो साई ट्रांसमिटेड आएंगे ये वो एक्स इक्वल जीरो के बाहर है ना, ये रीजन टू में वेव फंक्शन है, आई एम सो सॉरी, इसको मुझे साई ट्रांसमिटेड कहना चाहिए। जो ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन आया है वो डिफरेंट है, वो नहीं है जो हमने यूज किया था। आपको इसके लिए जे ट्रांसमिशन दोबारा निकालना पड़ेगा, और इसके लिए फिर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जे ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय जे, वो करके आपको ये चीज दोबारा से करनी पड़ेगी। ये आप लोग इस तरीके से इसका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आप इतने आराम से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम फिर भी इसको इसको करके देखते हैं। अब हमें इस पर भी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है, सो लेट्स अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। सो लेट्स अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस। लेकिन अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अभी भी वही यूज कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट वो नहीं यूज कर सकते। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो था जे रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट, जे रिफ्लेक्टेड और जे इंसिडेंट तो अभी भी वही है, तो इसका रिजल्ट तो वही आएगा। क्या आएगा, बी ओवर ए स्क्वेयर के ओवर क्या था, के टू ओवर के वन, इसका तो अभी भी वही रिजल्ट आएगा। तो हम पहले रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, हम जस्ट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करके देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बी ओवर ए की रेशो पता होनी चाहिए। बी ओवर ए की रेशो हम निकालते हैं अभी। तो अगेन हम वही काम करेंगे कि साय जो रीजन वन में एट एक्स इक्वल जीरो वो बराबर होना चाहिए साय जो रीजन टू में एट एक्स इक्वल जीरो। एक्स इक्वल जीरो पुट करेंगे तो वही दोबारा से आपके पास बाउंड्री कंडीशन आएगी ए प्लस बी इक्वल सी। ये आप लोगों ने करके देखना है, जो मैं नहीं कर रहा ये भी आप लोगों को होमवर्क है, क्योंकि मैं तो बहुत आदत हो गई है मेरी इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो मुझे पता होता है कि क्या आएगा। और साई वन डैश एट एक्स इक्वल जीरो को भी आपने बराबर रखना होगा साई टू डैश एट एक्स इक्वल जीरो के। तो इधर से आगे जो जवाब आएगा वो आएगा आयोटा के वन ए, अगेन ये आपने करना है, आयोटा के वन ए माइनस आयोटा के टू बी इक्वल्स कैपा, अब कैपा आएगा कैपा सी। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, तो
व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर? अगेन आयोटा के वन से मैं अगर डिवाइड कर दूं, आयोटा के वन ए से मैं डिवाइड कर दूं और इधर भी मैं ए से डिवाइड करूं, तो वन प्लस बी ओवर ए इक्वल सी ओवर ए आ जाएगा मेरे पास, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस बी ओवर ए, इधर भी के वन आना चाहिए। ठीक है, आयोटा के वन ए से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वल्स कैपा ओवर आयोटा के वन। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी वन माइनस बी ओवर ए माइनस कैपा ओवर आई के वन सी ओवर ए, और इधर मैं माइनस पहले लगाना भूल गया था, तो ये मैंने आफ्टर रीडिंग मैंने इसको माइनस किया है, तो उसकी वजह से हमारे कुछ इक्वेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो नाउ लेट्स ऐड वन प्लस टू। सो इफ वी नाउ ऐड वन प्लस टू, वी विल गेट वन प्लस बी ओवर ए प्लस वन माइनस बी ओवर ए, वही सेम स्टेप्स जो हमने पहले किए थे, और ये अब हमारा बनेगा सी ओवर ए माइनस, और अगर मैं आयोटा को ऊपर ले जाऊं तो वो माइनस आयोटा ऊपर जाके प्लस आयोटा हो जाएगा, तो कैपा ओवर के वन सी ओवर ए हमारे पास आ जाएगा। तो ये बी ओवर ए से बी ओवर ए कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा टू, और सी ओवर ए अगर मैं कॉमन ले लूं तो सी ओवर ए कॉमन लेने से मेरे पास बनता है वन प्लस आयोटा, सो के वन प्लस कैपा ओवर के वन हमारे पास आ जाएगा, और सी ओवर ए की जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी टू के वन ओवर के वन plus iota kappa. So this is the value of C over A. So now we can also find the value of B over A. B over A की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे? B over A हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन से हमें बताया कि B over A बराबर है वन प्लस सॉरी माइनस वन प्लस सी ओवर ए, क्योंकि वन प्लस बी ओवर ए इक्वल सी ओवर ए है, तो माइनस वन को मैं उधर ले गया, तो सी ओवर ए हम पुट कर सकते हैं, आ जाएगा जी टू के वन ओवर के वन प्लस आयोटा कैपा माइनस वन इक्वल्स टू के वन, एलसीएम में ले रहा हूँ, माइनस के वन माइनस आयोटा कैपा डिवाइडेड बाय के वन प्लस आयोटा कैपा, ये हो जाएगा जी बी ओवर ए इज इक्वल्स टू के वन माइनस आयोटा कैपा डिवाइडेड बाय के टू प्लस आयोटा कैपा। लेकिन अब इधर क्या है कि इसका हमें ये पता है कि रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट हमें पता है, वो तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो हमारा सेम आएगा, वो बी ओवर ए, क्योंकि उसमें तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बी ओवर ए स्क्वायर, और कैपा के वन ओवर के टू आना चाहिए, के टू का काम वो हमारा कैपा कर रहा है, तो के टू ओवर के वन आना चाहिए, जिसमें के टू का काम वो हमारा कैपा कर रहा है, के टू ओवर के वन, तो यहाँ पर बी ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स कैपा, बल्कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में तो कैपा के टू ओवर के वन आता ही नहीं था ना, वो तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए सी कैप के टू ओवर के वन आता था, तो बस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर होगा, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जब आप कंप्यूट करेंगे तो बस क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू के वन माइनस आयोटा के कैपा इसका मॉड ओवर के टू प्लस आयोटा कैपा का मॉड। अच्छा देखें, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, अगर मैं z को कहूँ ये के टू प्लस आयोटा कैपा है, तो के टू माइनस कैपा आयोटा z कॉन्जुगेट है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, z कॉन्जुगेट और ये मॉड स्क्वायर z कॉन्जुगेट मॉड स्क्वायर ओवर z मॉड स्क्वायर होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कॉन्जुगेट है, और याद रखें मॉड एक ही होता है, z कॉन्जुगेट मॉड स्क्वायर इक्वल z मॉड स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, यानी हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो वन है, यानी वो कह रहा है कि पूरी की पूरी वेव रिफ्लेक्ट हो गई है। जब आपके पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल है ना और वो इन्फिनिटी तक कांस्टेंट रह रहा है, इससे हमें ये साबित हो जब आपका कांस्टेंट पोटेंशियल इन्फिनिटी तक कांस्टेंट रह रहा है और हमारी ई उस पोटेंशियल से कम है, तो पूरी की पूरी वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेव आगे जा ही नहीं पाएगी, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट वन है, तो उससे आपको साबित हो रहा है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जीरो है। लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होमवर्क आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है जे ट्रांसमिशन डिवाइडेड बाय जे इंसिडेंट से। जे इंसिडेंट आपको पता है ई टू दी आयोटा के वन एक्स है, उस और साई यूज करने ना, इसके फॉर्मूले में आप साई ट्रांसमिशन यूज करें, साई ट्रांसमिशन आपको पता है वो है सी ई टू दी माइनस कैपा, इसमें आयोटा नहीं है, ई टू दी माइनस कैपा एक्स, और जे इंसिडेंट आप लोग यूज करें साई इंसिडेंट इक्वल्स ए ई टू दी आयोटा के वन एक्स। ये जे इंसिडेंट आप लोग देखेंगे जब आप जे ट्रांसमिशन कैलकुलेट करेंगे ना वही जीरो आ जाएगा, उधर से आपको पता चलेगा कि इस केस में जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो जीरो है, तो आपको वो कैलकुलेट करने की उस तरीके से जरूरत ही नहीं है जिस तरीके से मैंने वो जो था जब पहले जे ट्रांसमिशन था वो स्पेशल केस के लिए था,
आप लोग इसके लिए देखेंगे तो ये आएगा। चलिए अब एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे, और फिर हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो लेट्स डू एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पहला प्रॉब्लम हमारा है 7.34। लेट्स डू दैट। और वो कह रहा है कि आप प्रूव करें कि जे जो आपके पास जनरल जे आया है उसको आप लिख सकते हैं 1/2m साई स्टार पी हैट साई, यानी प्रूव करेंगे जे को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है साई स्टार पी साई स्टार, यानी पी पी हैट जो है ये मोमेंटम ऑपरेटर है। तो हम इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, और ये आपने जे का फॉर्मूला याद रखना है। बाय डेफिनेशन जे का क्या फॉर्मूला है, एच बार ओवर 2mi साई स्टार पी साई साई स्टार डी बाई डी एक्स साई माइनस साई डी बाई डी एक्स साई स्टार। तो मैं क्या करता हूँ, आयोटा ऊपर जाके माइनस आयोटा एच बार हो जाएगा, यहाँ मेरे पास 2m ही रहेगा। यहाँ मेरे पास आ रहा है जी साई स्टार डी बाई डी एक्स साई माइनस साई डी बाई डी एक्स साई स्टार। आप लोगों को इन जेज कंप्यूट करने आने चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों के, तो एक मैं कंप्यूट करके भी दिखाऊँ। ये माइनस एच बार को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो इधर 1/2m बन जाएगा, तो कांस्टेंट है तो कहीं भी जा सकता है। ये हो जाएगा साई स्टार माइनस आयोटा एच बार डी बाई डी एक्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मोमेंटम ऑपरेटर बनेगा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस साई, और दोबारा मैं इसके साथ लिख देता हूँ आई एच बार डी बाई डी एक्स। ये आप देखिए मोमेंटम ऑपरेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये हर्मिशियन कॉन्जुगेट नहीं है, वो तो उसी के बराबर होता है, मोमेंटम ऑपरेटर के ही बराबर होता है, लेकिन ये मोमेंटम ऑपरेटर का क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बन जाता है 1/2m, ये साई स्टार, ये बना है आपका मोमेंटम ऑपरेटर ये साई, और ये बना है प्लस साई, और ये मोमेंटम ऑपरेटर का हर्मिशियन कॉन्जुगेट नहीं बना, खाली कॉन्जुगेट बना है। क्योंकि खाली कॉन्जुगेट हम इसे कह सकते हैं, हर्मिशियन कॉन्जुगेट तो मोमेंटम का अगर डैगर होता है वो तो मोमेंटम के ही बराबर होता है, ये खाली कॉन्जुगेट है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज है, बाकी कुछ नहीं चेंज, और ये साई स्टार है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को मिलाकर इस तरह से लिख सकता हूँ, अगर मैं इस साई स्टार एक कॉमन लेके, यानी यहाँ पर साई स्टार लेके उस पर कॉमन कर दूं, आपको पता है कि स्टार जो वो प्लेसमेंट चेंज करेगा, साई दूसरी साइड पे आ जाएगा, पी दरमियान में ही रहेगा, दूसरा साई दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो दोबारा वही ऊपर वाली चीज बन जाएगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हैंस प्रूफ। ठीक है, तो दूसरा ये कि हमने क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 35, ये जो मुझे प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं अभी सिर्फ वही करवा रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 35 में हमने ये करना है कि साई ऑफ एक्स ऑफ टी दिया हुआ उसने हमें, साई ऑफ एक्स टी है ए e टू द आयोटा फाई ऑफ एक्स टी, और ये इसने स्पेसिफाई नहीं किया, e की पावर में एक फंक्शन है जो इसने स्पेसिफाई नहीं किया, और इसके लिए हमने j फाइंड करना है। इसके लिए j क्या आता है, तो अगेन आप j का फॉर्मूला ही यूज करेंगे। j का फॉर्मूला है h बार ओवर 2m आयोटा साई स्टार पार्शल बाय पार्शल x साई माइनस साई पार्शल बाय पार्शल x साई स्टार। ठीक है, फिर हमारे पास आ रहा है जी j इज इक्वल टू एच बार ओवर 2m आयोटा, और साई स्टार हमारे पास क्या आ रहा है, साई स्टार अगर आप ऊपर से देखें ये a e टू दी माइनस आयोटा फाई हो जाएगा। ठीक है, और फाई को मैं अब एक्स ऑफ टी नहीं लिखता, हमें पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये बात याद रख लेंगे बस। और यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और इधर मेरे पास फाई आना है a e टू दी आयोटा फाई, फिर माइनस साई, साई की जगह मुझे पुट करना चाहिए, अब मैं पॉजिटिव वाला ही पुट करूंगा, एग्जैक्ट साई करना, और इधर ए स्टार भी आना चाहिए, इधर ए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो सकता है ना, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ए आयोटा फाई, अगेन एक्स ऑफ टी मैं नहीं पुट कर रहा, डी बाई डी एक्स, और ए स्टार, क्योंकि अब कॉन्जुगेट आना चाहिए, ए टू दी माइनस आयोटा फाई हो जाएगा ये हमारे पास। अब हमारे पास बनेगा एच बार ओवर 2m आयोटा ए स्क्वेयर हो जाएगा, और जब मैं इसका डी बाई डी एक्स लूंगा, यहाँ पर तो e टू दी माइनस आयोटा फाई आ रहा है, लेकिन जब मैं इसका डी बाई डी एक्स लूंगा तो इधर पावर रूल लगेगा, e टू दी आयोटा फाई तो वैसे आएगा ही आएगा, लेकिन इसके आगे हमारे पास डी बाई डी एक्स और
डी बाई डी एक्स, और आयोटा फाई का हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये चेन रूल होता है ना, ऊपर जो चीज होती है उसका डेरिवेटिव लेना ही लेना पड़ता है। तो यहाँ आएगा माइनस, इधर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्टार मिला के स्क्वायर हो जाएगा, ई टू दी आयोटा फाई आएगा, और इधर भी वही होगा, ये माइनस आयोटा डी बाई डी एक्स और फाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फाई भी एक एक्स का फंक्शन है, तो इस पर डी बाई डी एक्स हम खत्म नहीं कर सकते, और हमें पता भी नहीं है क्या फंक्शन है, तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। हो सकता है मैम आपको फंक्शन भी बता देंगे, फाई लेट्स सपोज मैम कह दें एक्स स्क्वायर है, तो फिर आप ये अप्लाई भी कर सकेंगे। तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर, ये आपस में वन हो जाएंगे, और आयोटा बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा जी डी बाई डी एक्स फाई, फिर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, आयोटा ए स्क्वायर, और इधर भी आ रहा है डी बाई डी एक्स फाइव। तो इसको जब आप, ये टू आ जाएगा, आयोटा से आयोटा कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा, ये बन रहा है जी एच बार ओवर एम ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स फाइव। तो ये एक अच्छा सवाल है, हो सकता है मैम आपको जो है फाइव बता दें कि फाइव क्या है, तो आपको जे निकालना आना चाहिए। अब एक प्रूफ है, पता नहीं प्रॉब्लम नंबर 38 है या 37 है, प्रॉब्लम नंबर 38 है। 37 मुझे अनइम्पॉर्टेंट लगा, जो मुझे अनइम्पॉर्टेंट लगे हैं मैंने देखे सारे हैं, जो मुझे अनइम्पॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने करवाए नहीं है अभी तक। ठीक है, जे इक्वल जीरो, वो कह रहे हैं ये प्रूव करेंगे इफ साई इज रियल, इफ साई इज रियल देन जे इक्वल जीरो। तो मैंने कंडीशन उल्टी लिख दी, इसको इस तरह लिखते हैं, इफ साई इज रियल देन जे इक्वल जीरो। तो हम ये भी जे की डेफिनेशन से ही करेंगे, वो होती है एच बार ओवर टू एम आयोटा साई स्टार पार्शियल बाय पार्शियल एक्स साई माइनस साई पार्शियल साई स्टार बाय पार्शियल। अगर साई रियल है तो साई स्टार साई के बराबर है, तो इधर भी साई आ जाएगा, इधर भी साई आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, बट मैंने फिर भी आई हैव स्टिल डन इट। मुझे और कोई प्रॉब्लम देखने दें आपकी एक्सरसाइज का, अगर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है तो। प्रॉब्लम नंबर जो 39 है वो वैसे ही बुक में किया हुआ है, तो आप लोग वो खुद देख सकते हैं, और आई गेस दैट्स इट। तो आप लोगों को जो मैंने करवा दिया ये करना आना चाहिए। तो बस ये जो जनरल प्रोसीजर है आप लोग याद रखें किस तरीके से स्कैटरिंग प्रॉब्लम्स आपने निकालना टी और आर होता है, तो आप लोग याद रखेंगे टी और आर आप लोगों ने किस तरह से निकालना है। हम एक और प्रॉब्लम भी करेंगे इसका, अगर कल मेरे पास टाइम हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपके सारे जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें से कवर हो जाते हैं। आप लोग भी वो देखें, जो मैंने नहीं करवाए न्यूमेरिकल्स आप लोग खुद करने की प्लीज जरूर कोशिश करें, और आपसे ना हो तो फिर आप मुझसे पूछ लें। तो थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।